तमाम दोस्तों को बखैर रागले। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज हम एक मरतबा फिर मेरे 5 सवालात डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब से एक प्रोग्राम में हाज़िर हैं। आज हम फिर मुख्तलिफ मौजू पर 5 सवालात पूछेंगे अपने डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब से। मेरे दोस्तों को जिस तरह मालूम है कि डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब जो कि शोबे से तिब के लिहाज से डॉक्टर है, लेकिन आप साइकोलॉजी फ़लसफ़ा पर काफ़ी मुताला रखते हैं और बहुत इस पे लिखती भी हैं, और एक हल्का अरबाब ज़ौक़ आपसे ताल्लुक़ भी इस पर रखता है। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया और बख़ैर अगले। डॉक्टर साहब, अब तक हमने पिछली 3 प्रोग्रामों में किसी भी माशरे की शक्ल, इसकी मसनूई साख्त, एक्सट्रीम पोलराइजेशन और क्राउड मेंटलिटी पर बात की थी। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी पर, यानी सूडो डेमोक्रेसी पर। डॉक्टर साहब, डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत के बारे में आपकी नुक्ते नज़र क्या है? आप इसके तारीख़, इसके माशरे पर असरात और इसके मुख्तलिफ पहलू के बारे, इसकी मुख्तलिफ अक़साम के बारे में सर आप क्या नुक्ते नज़र रखते हैं? जी शहजाद, बिल्कुल डेमोक्रेसी पे बात कर लेते हैं, डेमोक्रेसी पे भी बात कर लेते हैं और सीडो डेमोक्रेसी पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा शहजाद, जब कभी भी हम दुनिया की तारीख को नज़र डालते हैं ना, जब कभी भी देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि दुनिया में जो हुकूमतें हुई हैं वो ज़्यादातर डिक्टेटरशिप एक तवील अरसे तक चली है। एरिस्टोक्रेसी, मोनार्किज़म और जो जो सारे किंगडम हमें नज़र आती है, ओलिगार्की, ये तमाम हमें तरीक़े नज़र आते हैं। मगर इन तमाम तरीक़ों में अवाम का शेयर लगभग ना होने के बराबर था। अच्छा, जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो हम कहते हैं डेमोक्रेसी का मतलब ये कि अवाम की हुकूमत है। यानी अगर पीछे जाएँ तो हमें समझ में आता है कि ये सिलसिला रोमन दौर से चल रहा है। उस दौर में भी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती थी। बल्कि सच तो ये है कि डेमोक्रेसी का जो डेमो है, ये इसका तो मतलब ही पीपल है, अवाम है, लोग हैं। और जो क्रेटोस है, जो दूसरा हिस्सा है लफ्ज़ का, उसका मतलब है रूल करना, हुकूमत करना। तो डेमोक्रेसी असल में उसकी बुनियाद रोमन्स ने रखी थी। और जो अगर हम उस दौर में जाकर देखें, यानी एथेंस में जाकर देखें, तो जो एथेनियन डेमोक्रेसी थी, वहाँ बाज़ाब्ता एक असेंबली होती थी और एक कौंसल होती थी। यानी जो सुकरात का मुकदमा हुआ था, जिसमें सुकरात को सज़ाए मौत हुई थी, तो उसमें जो असेंबली थी, जो उसमें जो कौंसल बनी थी, उसमें 500 लोग शामिल थे। आपको याद होगा कि 220 लोगों ने उनके अगेंस्ट और 280 ने उनके 220 ने उनके फेवर में और 280 ने उनके खिलाफ वोट दिया था। तो बहरहाल एक असेंबली होती है, एक काउंसिल होती है और उसमें बाज़ाब्ता कोर्ट होती है। तो ये सारा का सारा सिलसिला होता था, यानी लॉ मेकर्स इस तरह के होते थे और उसमें जो लेजिस्लेशन पास होती थी वो लोगों के ही नुमाइंदे वहाँ पर पास करते थे। अच्छा, जब हम मॉडर्न दौर में आते हैं, यानी पिछले 1000 साल की तरफ आते हैं, तो हमें जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट नज़र आता है इस सिलसिले में साइन होता है, वो मैग्ना कार्टा है, जो इंग्लैंड में ग्रेट चार्टर के 1215 में साइन हुआ था, पहला डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर बादशाह जो उस दौर के थे उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया था। यानी उनको कहा गया था सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ द लॉ, कि वो लॉ के अंडर आएंगे और लोग जो होंगे ना, वो फ्यूडल अब्यूज़ का शिकार नहीं होंगे। तो इस तरह से ये पहले, लेकिन ये अलग बात है कि उसके बाद भी कई सदियों तक बादशाहत चलती रही, एरिस्टोक्रेसी चलती रही और वो सिलसिला टूटा नहीं। क्योंकि कैथोलिक चर्च जो था वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल था। ज़ाहिर बात है कि रेनेसांस बाद में आया 14वीं-15वीं सदी में, लेकिन उस वक्त उससे पहले तक कैथोलिक चर्च बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और इनकलाबात का सिलसिला शुरू हो गया था। क्योंकि इनकलाब जो होता है वो बड़ा रोमांटिक अमल होता है, उसके अंदर लोगों का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक तब्दीली का अमल होता है। तो जो सबसे पहला इनकलाब जो हमें नज़र आता है ना, जो बड़ा इनकलाब, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो 1789 में आया था। अब ये अलग बात कि उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी कोई फ्रांस में डेमोक्रेसी नहीं आई थी। यानी ये सिलसिला जो है वो जब नेक्स्ट इनकलाब आया ना 1848 में, उसके वो इनकलाब था जिसने असल में फ्रांस के अंदर जो एरिस्टोक्रेसी है उसको सही मानों में तोड़ा, उसकी कमर की हड्डी तोड़ी। वरना उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आए या और भी चलता रहा सिलसिला, वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। तो ये चीज़ हमें यूरोप में फ्रांस की तरफ से नज़र आती है। अच्छा, लेकिन ये है कि ठीक है कि
1789 के इनकलाब के बाद फ्रांस में डेमोक्रेसी नहीं आई, मगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया क्योंकि आवाम की जद्दोजहद शामिल हो गई। तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आ गया, सुवेरेनिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आ गया। ये सारे आइडियाज़ डेवलप हो गए। उसने बाज़ाब्ता एक वर्ल्ड के अंदर, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में खुसूसन एक मोमेंटम डेवलप कर दिया था। अच्छा, और आगे आइए अब आप अमेरिका की तरफ। अमेरिका में जो सबसे बड़ी चीज़ हमें नज़र आती है वो थॉमस जेफरसन से मंसूब है। आपको याद आ गया होगा, थॉमस जेफरसन वो थर्ड प्रेसिडेंट थे जिस ज़माने में मतलब 19 स्टेट्स थी अमेरिका की। तो उस वक्त यानी वाशिंगटन, जॉन एडम और उसके बाद थॉमस जेफरसन का नाम इसीलिए सबसे बड़ा है कि उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन की थी। उन्होंने ये 5 लोगों की कौंसल थी, इन्होंने उसमें थॉमस जेफरसन ज़ाहिर बात है लीड कर रहे थे। उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर दिया था अमेरिका के। अच्छा, उसमें जो कुछ भी था वो सारा का सारा बोरो वहीं से किया गया था, मैग्ना कार्टा से ही लिया गया था। तो मैग्ना कार्टा का स्ट्रक्चर था जो अमेरिका के उसमें शामिल हुआ और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हुआ। वहाँ से रिलीजियस राइट्स की बात हुई कि हर आदमी मजहबी तौर पर आज़ाद है कि अपने मजहबी इबादत जो है वो अपने मस्जिद चर्च वगैरह में जाकर जो भी उसका है वहाँ पर कर सकता है और कोई उसकी रोक टोक नहीं है। तो और फिर सबसे बड़ी बात, चर्च और स्टेट की जो सेपरेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका के शामिल हुई। तो वो सिविल राइट्स की बात वहाँ से शुरू होती हुई हमें नज़र आती है अमेरिका में ख़ास तौर पे। और उसके बाद फिर हम ज़रा सा 100 साल के बाद आगे आ जाए 1864 में, तो फिर हमें सबसे बड़ा नाम इब्राहिम लिंकन का नज़र आता है। ये इब्राहिम लिंकन थे, आपको याद होगा 1864 का ज़माना वो था जब सिविल राइट्स जो एक सिविल वॉर चल रही थी, सॉरी, अमेरिका में जो गुलामों की वजह से नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट्स के अंदर। और नॉर्दर्न स्टेट फिर जीत गई थी क्योंकि वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो उस वक्त इब्राहिम लिंकन ने जो तकरीर की थी उसके बड़े खास वो जुमले थे नो डेमोक्रेसी के हवाले से कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये स्टेटमेंट फिर बाज़ाब्ता उसकी एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बन गई किसकी, अपनी डेमोक्रेसी की। तो इस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो फिर ज़ाहिर बात है वो रिफ़ाइन हुई पिछले 100-150 सालों के अंदर, और अब रिफ़ाइन होकर एक पूरा का पूरा उसकी एक साख्त बनी, एक स्ट्रक्चर बना और यूँ पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश हुई। अच्छा, अब आपने बात की थी कि डेमोक्रेसी के हवाले से कि उसकी टाइप्स वगैरह ये वो। देखें, अगर आप कभी उसको टेक्स्ट बुक डिवाइड करेंगे ना तो वो तो आपको ऐसी नज़र आएगी कि सब डेमोक्रेसी इतने टाइप की होती है ना, मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजी मिलेंगी। मगर टू बी ऑनेस्ट सच्ची डेफिनेशन, टू बी ऑनेस्ट अगर हम उसको गौर से देखें तो हमें सच्चाई से दो ही चीज़ें नज़र आती हैं। या हम इसको प्रैक्टिकली या फंक्शनली इसको डिवाइड कर सकते हैं कि एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी जिसको शुरू में प्रैक्टिस किया गया था। उसके अंदर एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी जिसके अंदर हम ने उसको इस तरह से डिवाइड किया था कि कुछ पार्टिसिपेटरी और डेलिब्रेटरी डेमोक्रेसी टाइप की तजुर्बात हुए थे। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब ये था कि आवाम खुद पार्टिसिपेट करती थी डायरेक्टली और फैसले करती थी। ज़ाहिर बात है उसके अंदर झगड़े होते थे। अच्छा, दूसरी थी डेलिब्रेटरी डेमोक्रेसी। ये दूसरा तजुर्बा डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हुआ था जिसमें एक बाज़ाब्ता लोग ग्रुप की शक्ल में आर्गूमेंट्स करते थे और वोटिंग से पहले लॉजिक्स यूज़ की जाती थी और उसके बाद डिस्कशन के बाद फिर उसके बाद डेलिब्रेटरी एक सिलसिले को आगे बढ़ाया जाता था और यूँ डेमोक्रेसी शुरू होती थी। अच्छा, यानी प्रैक्टिस होती थी। उसके बाद जो नया सिलसिला शुरू हुआ वो था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त राइज है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब वही है जो आजकल हमें नज़र आता है कि अवामुन नास जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करती है और उनके ज़रिए से फिर वो उनको उनकी ज़िंदगी के फ़ैसले करते हैं क्योंकि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो उनके अच्छे बुरे का फ़ैसला करते हैं। अब ये आप पर है कि वो कितने समझदार और कितने करप्ट हैं, मगर ये कि जो भी आप फैसला करते हैं वो लोग होते हैं, फिर वो अपनी ज़िंदगी के आप सारे अवामिल उनके हाथों में दे देते हैं, फिर वो जाने उनका काम जाने। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जो इस वक्त सारी दुनिया में राइज है। अच्छा, अगर हम उसको फंक्शनल एतबार से देखें तो हमें दो तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। एक डेमोक्रेसी की वो टाइप है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कहते हैं और एक वो है जो सोशल डेमोक्रेसी है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ होता ही है और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आइन है, तो ज़ाहिर बात है कि डिपेंड करता है वो भी आगे जाके कि वो पार्लियामेंट्री है या फिर प्रेसिडेंटल है। अगर वो पार्लियामेंट्री है तो ज़ाहिर बात है कि जैसे कि आपको नज़र आता है हिंदुस्तान में लोकसभा है, पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री है या फिर उधर इंग्लैंड में है। इधर अगर आप प्रेसिडेंटल देखें तो फिर आपको अमेरिका में नज़र आता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म का जो पिछला कॉन्सेप्ट था जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में टर्न हुआ, तो वो जो मोनार्किज्म था उसको पैरेलल रखा गया। जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ II है या उनकी फैमिली है वो रॉयल फैमिली है,
इकोनॉमिकली कह सकते हैं कि दे आर द पावर हाउस, बट दे आर नॉट लाइक द पॉलिटिकल पावर हाउस। फिर भी उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो किसी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेट के मामलात के अंदर, लेकिन उस तरह से नहीं करते हैं जैसे उनके एंसेस्टर करते रहे थे। अच्छा, सोशल डेमोक्रेसी जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, जो पिछले 150-200 सालों में और इमर्ज हुआ और बाज़ाब्ता डेमोक्रेसी का हिस्सा बना। जैसे जैसे उसमें इर्तिक़ा आता चला गया, जैसे जैसे उसमें एवोल्यूशन हुई, उसमें बाज़ाब्ता के साथ एजुकेशन है, अवाम की हेल्थ है, यानी हेल्थ केयर का मसला है, या फिर एल्डरली केयर है, या चिल्ड्रंस के मसले हैं, चाइल्ड केयर है, या फिर वर्कर्स की कंपनसेशन है, उसमें जो राइट्स बनते हैं अवाम के, वो शामिल किए जाएं, और यूं डेमोक्रेसी के अंदर उन राइट्स पर बात होगी। और वो तो इस तरह से ये एक 19th सेंचुरी के बाद ये एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट ये भी इमर्ज हुआ। तो यूं डेमोक्रेसी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी एडवांस शक्ल ली, और ये आज हमारे सामने है एक शक्ल इसकी बनी हुई। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल भी इसी से मिलता जुलता है कि डेमोक्रेसी को अपने हकीकी मसाइल कहाँ से मिलते हैं, और किस तरह एक सूडो डेमोक्रेसी इस पूरे इंस्टीट्यूशन को तबाह बर्बाद करके रख देती है। जी शहजाद, बिल्कुल थोड़ी बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी के लिए मसाइल कहाँ से आ रहे हैं, यानी सीडो डेमोक्रेसी कैसे डेवलप होती है। एक जनरल आइडिया मिल जाएगा हमें अगर हम फिर पीछे चले जाएं, थोड़ा सा देख लें कि भाई अरस्तू साहब ने क्या कहा था। अरस्तू ने कहा था जो स्लेवरी उस ज़माने में जो गुलामाना एक पूरा का पूरा निज़ाम फैला हुआ था, उससे वो आज़ादी की बात कर रहे थे, वो एक इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहे थे। या फिर उनके उस्ताद जो थे प्लेटो, उन्होंने जो बात की थी रिपब्लिक में, उन्होंने असल में उन्होंने भी सोवरेनिटी की बात की थी, उन्होंने उन्होंने पूरी कौम के हवाले से भी बात की थी और नेचुरल राइट्स के हवाले से बात की थी। और यही वो कॉन्सेप्ट था तो जो बाद में रेनेसांस के बाद जो हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मिलती है रॉसो की, और हॉब्स और जॉन लॉक वगैरह जिसमें इन्वॉल्व मिलते हैं, उनसे जो मिलता है कॉन्सेप्ट, वो असल में प्लेटो से ही, उनकी रिपब्लिक से ही आया हुआ है। अच्छा, कॉर्नर स्टोन्स क्या हैं हमें देखना चाहिए। सबसे पहले तो इसी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर जो डेवलप हुए थे, कि क्या फ्रीडम ऑफ असेंबली फॉर एग्जांपल, या फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो क्या फ्रीडम ऑफ असेंबली एसोसिएशन मौजूद है, यानी कोई भी आदमी अगर किसी भी समाजी या सियासी पार्टी को डेमोक्रेसी की बुनियाद पर ज्वाइन करता है, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, चाहे वो रिलीजियस कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या चाहे कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या वो उसमें वॉलंटरी जा सकता है और रिलीज और निकल सकता है, या वो कंट्रोल में रहता है। तो अगर वो कंट्रोल में रहता है तो फिर इट्स नॉट डेमोक्रेसी। या फिर प्रॉपर्टी राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी राइट्स आपको मिल रहे हैं, आपके आपके मुल्क में कितने मिलते हैं। या फिर रिलीजन का फ्रीडम है, तो कितना फ्रीडम है रिलीजन का, क्या वाकई क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, अहमदी हैं, ये सब लोग हैं, हरेसमेंट का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये कि कोई प्रॉब्लम है। स्पीच का कितनी आज़ादी है। या फिर इंक्लूसिवनेस जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक के कौन कौन सी रेसेस हैं जिनको आर्मी जॉब में कितने लोग जा रहे हैं आसानी से, क्या उनको फ्रीडम मिल रही है, लिबर्टी है, उनको आज़ादी है कि वो ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन कर सकते हैं। कोटा सिस्टम में फैला हुआ है आपकी चारों जानिब, या पश्तून या बलोच के मसाइल हैं। तो अगर ये सब मसाइल मौजूद हैं तो इसका मतलब ये कि डेमोक्रेसी नहीं है। इसी तरह और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको नजर आती हैं। फॉर एग्जांपल लीगल राइट्स हैं, जो डेमोक्रेसी बात करती है, तो क्या लीगल राइट्स मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक आप देखते हैं पूरा लीगल सिस्टम ही चेंज हो जाता है। अगर आपका सोशल स्टेटस मुख्तलिफ है, अगर आपका इकोनॉमिकल स्टेटस मुख्तलिफ है, रंग नस्ल मज़हब के हवाले से देखिए, तो आपको सारा सारा लीगल सिस्टम अगर नहीं चल रहा है तो इट मीन्स कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। तो हर वो चीज़ जो कॉर्नर स्टोन्स की बात की है डेमोक्रेसी की, उसको वन बाय वन आप पिक करते चले जाइए और उसको एनालाइज करते चले जाइए कि हाउ मच वो काइंड ऑफ फॉलो हो रही है ऑनेस्ट वे में डेमोक्रेसी के तमाम उसूलों के लिहाज से। अगर नहीं हो रही है तो इट मीन्स के देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। अच्छा, बिल्कुल ऐसी आप दूसरी तरफ चले जाइए कि इलेक्टोरल जो डेमोक्रेसी है, उसमें क्या हालात हैं, या सिविल लिबर्टी जो है उसकी प्रोटेक्शन कितनी हो रही है। अगर वो नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर फ़र्ज़ करें कि हम कहें कि साहब हर चौथे पाँचवें साल के बाद इलेक्टोरल्स जो डेमोक्रेसी के नताइज में जो आपने अपने नुमाइंदे चुने थे, उन्होंने आकर आपको बताया कि उन्होंने आपके लिहाज से काम किया और आपकी तमाम जो उम्मीदें थी उनसे उन्हें पूरा किया। अगर नहीं किया और पूरा पूरा सिस्टम और उल्टा बखौल कैसे तबाह बर्बाद बोसीदा और नाक़िस होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अगर अच्छा इलेक्टोरल सिस्टम के थ्रू अगर आपको ऐसा सिस्टम कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव डेवलप कर लेते हैं जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है अपने मिजाज के लिहाज से, यानी फॉर एग्जांपल बहुत से जो होते हैं वो बड़े फंडामेंटलिस्ट होते हैं, आप उनको चुन लेते हैं जैसे ईरान में हुआ, और उसके बाद फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। जाहिर बात है कि फिर उस सूरत में ये भी कि क्या अवाम इस काबिल है कि वो उनकी चॉइसेस
इस लायक है। अच्छा, इलेक्टोरल सिस्टम पर ही रहते हुए आप देख लीजिए कि इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंटेटिव क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर वो रिलीजन का कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कलर है, रेस है, सेक्ट है, इस तरह के स्लोगन्स यूज़ कर रहे हैं, फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ब्लेम्स दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ कर रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, फेक किस्म के प्रोमिस कर रहे हैं, लोगों को सारी की सारी सारा उनका उनका इमोशन यूज़ कर रहे हैं, उनकी लिटरेसी यूज़ कर रहे हैं, उनकी उनकी इग्नोरेंस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, या उनको अपने मुल्क के हालात के बारे में टोटल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। यानी पूरी की पूरी एक एक तरह की एक मसनूई शक्ल बनाकर अपने फेवर में वोट यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी तो नहीं कर रहे हैं ना, वो डेमोक्रेसी तो नहीं हुई वो। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी का खुद का क्या हाल है। अगर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कभी इलेक्शन नहीं होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर खुद एक बखौल कैसे जो बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद बेटी, इस किस्म का सिलसिला चल रहा है, तो इसका मतलब वो डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी खुद डेमोक्रेटिक नहीं है। तो वहाँ पर डेमोक्रेसी का मसला है। बिल्कुल इसी तरह से कितना इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस्ड है वो देखना चाहिए कि साहब अगर फॉर एग्जांपल पूरे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर या पूरे पूरे जो भी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर आर्मी का इन्फ्लुएंस है, और वो अपने लिहाज से रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं और अपने लिहाज से पॉलिटिशियंस तैयार कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, अपने लिहाज से मीडिया की शक्ल बना रहे हैं, अपने लिहाज से पूरा सोशल स्ट्रक्चर शेप बना रहे हैं, एक मसनूई शेप बना रहे हैं अपने फेवर के लिए, और एक दूसरे से रिवेंज के खातिर पॉलिटिशियंस तैयार किए जा रहे हैं, तो वो डेमोक्रेसी तो नहीं हुई। ब्यूरोक्रेसी का कितना इन्फ्लुएंस है वो, और फिर लेजिस्लेटिव जो इदारे हैं, कोर्ट है, वो कितनी मिली हुई है इस सारे मामले को तय करने में। इस तरह से नेशनल जो एक पूरी पूरी इस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो डेमोक्रेसी तैयार कर रही है तो वो तो नहीं। या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस है, यानी फेक पॉलिटिकल लीडर्स वाली वही वाली बात, और फेक पार्टीज, और सारा का सारा एक पूरा का पूरा एक शक्ल ऐसी बना दी जाए पॉलिटिकली और रिलीजियसली। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये पूरे डेमोक्रेसी के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, इंक्लूडिंग सिविल लिबर्टी के राइट्स हों, या फिर उसके तमाम कॉर्नर स्टोन्स हों, या फिर पॉलिटिकल पार्टी हो, या इलेक्ट्रल सिस्टम है, अगर उन सब के अंदर आपको लूप होल्स मिल रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो पूरी की पूरी एक फेक डेमोक्रेसी है जो प्रैक्टिस हो रही है। तो ये तय करना फिर हमारा है मामला, कि हम तय करें कि हमारे पास एक जेन्युइन डेमोक्रेसी है या फिर फेक डेमोक्रेसी है, या डेमोक्रेसी है ही नहीं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर लेकिन तीसरा सवाल फिर भी इसी के साथ चले हम अपनी तरफ ले आते हैं। क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की कौन सी शक्ल है जो पिछले 70 सालों से इसकी मुख्तलिफ तहरीक किया जाती है और मुख्तलिफ तौर तरीक़ों से प्रैक्टिस हो रही है? शायद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। हाँ, पाकिस्तान में आवाम को दिखाने के लिए या दुनिया को दिखाने के खातिर एक फेक किस्म की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, वो रखी गई है। हकीकत में हमारे यहाँ ओलिगार्की या फिर एरिस्टोक्रेसी है जो प्रैक्टिस हो रही है। पाकिस्तान में जो ओलिगार्की का जो ग्रुप है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो रूल कर रहा है, उसमें सुप्रीम आर्मी ऑफिसर्स हैं, सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं, लॉ एंड लेजिस्लेशन के इदारे हैं, और ब्यूरोक्रेसी, इनका गठजोड़ है, जिसने मिलकर एक नेशनल इस्टेब्लिशमेंट बनाई हुई है। ये है वो ग्रुप जो एरिस्टोक्रेट्स का ग्रुप है, ये एक रॉयल ग्रुप है। ये अपनी अगराज के लिहाज से एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं, और अपने लिहाज से एक दूसरे की मोल्डिंग करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं। इसमें किसी भी किस्म की कोई समाजी मोरालिटी शामिल नहीं है, किसी भी किस्म का कोई अवामी मसला नहीं है। अवाम एक अलग चीज़ है, वो दे आर जस्ट काइंड ऑफ लाइक ब्लडी सिविलियंस हैं, वो अलग हैं, उनका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो ग्रुप है, ये है जो बेस्ट क्वालिफाइड सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में रूलिंग के लिए दस्तयाब है, और पिछले 75 साल से यही कर रहे हैं रूलिंग। वजह उसकी एक और ये भी है कि पाकिस्तान की जो उमूमी अवाम है, वो इथनिकल और रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं उसमें तकसीम शुदा है। और भी बहुत सारे मसाइल में तकसीम शुदा है, इकनॉमिकली और पॉलिटिकली और सोशली और इलिटरेसी के लिहाज से, मगर खुसूसन इथनिकली और रिलीजियसली वो सेक्ट्स में तकसीम है। उसमें तकसीम रखा भी गया उन्हें, ताकि उन्हें गाए बगाए इस्तेमाल किया जाते रहे। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज़ जो नेशनल इस्टेब्लिशमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से है, क्योंकि उनके जो मकासद हैं, क्योंकि इत्तेफाक से बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसी जियोपॉलिटिकल एरिया में है जो और ममालिक के मुकाबले में एक मुख्तलिफ है, तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान बदकिस्मत रहा कि वो एक नेशनल इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में चला गया और यूटिलाइज हो गया। इसलिए पाकिस्तान में पिछले 75 वर्षों से डेमोक्रेसी जो है नहीं प्रैक्टिस हुई है। हाँ, फेक डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हुई है, जो बेसिकली ओलिगार्की है या पेरिस्टोक्रेसी है। डॉक्टर साहब, तो मजहबी रियासतें या चलिए इस्लामी रियासतें
और बिलखुसूस पाकिस्तान में फिर अगर हम इस पर बात करें तो क्या जमहूरियत का कोई रास्ता बन सकता है? और मजहबी जो जितनी भी मजहबी रियासतें हैं उसमें डेमोक्रेसी की क्या सूरत हाल है? अगर आप इस पर रोशनी डालें तो। ये बात बड़ी मज़ेदार की शहज़ादा आपने। जितने भी मोनोथिस्टिक मज़ाहिब हैं उनमें खुदा का कॉन्सेप्ट मिलता है कि उसी ने सबको पैदा किया, उसकी बादशाहत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, वही मोनार्किज्म का जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें बाइबल के अंदर भी और कुरान मजीद में भी मिलते हैं। क्योंकि देखिए ना, कॉन्सेप्ट इन जनरल क्या है? कॉन्सेप्ट तो गॉड या खुदा का है, पैगंबर हैं या क्राइस्ट है, एंजल्स हैं, जिन्नात हैं, हूरे हैं, गुलामान हैं। इन सब की अगर आप एक पूरा पूरा एक हेरियारिकल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कोई बादशाह है, शहजादे हैं, वजीर हैं, दरबारी हैं, तो वो एक पूरा का पूरा एक मोनार्किस स्ट्रक्चर आपको मिलता है। ख़ुद क्राइस्ट जो है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो भी बादशाह के प्रिंस नज़र आते हैं। मतलब वो कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नज़र नहीं आते हैं। या गॉड के बारे में भी जो सल्तनत की बात आती है तो हम उसे किंगडम कहते हैं, गॉड्स किंगडम। यानी आपको याद होगा कि सेंट अगस्टिन ने जो तीसरी चौथी नो आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट जो लिखा था, सेंट अगस्टिन ने सिटी ऑफ गॉड लिखी थी। उन्होंने रिपब्लिक ऑफ गॉड नहीं लिखा था। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम मजहबी इंसान की बात करते हैं तो मजहब सिर्फ इतना नहीं है कि उसने खुदा पर ईमान ले आया। यू नो, ये असल में पूरा का पूरा एक प्राइवेट और एक पूरी पब्लिक लाइफ है जिसका वो शरिया के लिहाज से स्ट्रक्चर चाहते हैं। और उसके अंदर एक मोनार्किज्म का कॉन्सेप्ट है। और ये क्रिश्चियनिटी के अंदर भी, कैथोलिक के अंदर भी यही है। खाली गॉड पर नहीं है मसला, मसला सारा का सारा एक स्ट्रक्चर के ऊपर और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी आपको। और वो एक बड़ा शेप है उसकी। वो पूरी की पूरी उसमें एक मोनोथिस्टिक रिलीजन्स के अंदर खुसूसन डेमोक्रेटिकली आप आप आपके पास लिबर्टी नहीं है स्पीच की या आर्गूमेंट्स की। आपको यू हैव टू फाइंड फॉलो द फेथ, और उसके लिहाज से ज़िंदगी गुजारें आप सर झुका के। तो ये एक पूरा का पूरा एक किंगडम है, एक स्ट्रक्चर है, एक मोनार्किस्ट स्ट्रक्चर है जिसमें यही वजह थी असल में, यही सबसे बड़ी वजह थी कि जब रोमन एम्पायर जो है वो 15वीं सदी में टूटी है। और तो उसके बाद फिर एक चर्च का कॉन्सेप्ट अलग रखा गया। यानी सल्तनत उस्मानिया 20वीं सदी में टूटी, या ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर्स टूटी, या बरतानिया में इनकलाब आता है। तो जब तक मोनार्किज्म का खात्मा नहीं हुआ, जब तक कि चर्च का गठजोड़ ख़त्म नहीं हुआ हुकूमत के साथ, उस वक्त तक स्टेट में डेमोक्रेसी नहीं आई। और डेमोक्रेसी के अंदर एक बुनियादी शर्त रखी गई कि उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, यानी कि चर्च स्टेट के अंदर शामिल होगी नहीं। चर्च का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं होगा। आपकी प्राइवेट लाइफ, आपकी जो भी लाइफ है, रिलीजियस लाइफ जो है, आप रखिए, मगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा और उसकी कोई क़ानूनी हैसियत नहीं होगी। और ये बहुत अहम बात है। पाकिस्तान के हवाले से शरिया लॉ शामिल है, जो एक मोनोथिस्म की शेप है, उसको हम डेमोक्रेसी के साथ जोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि कैसे मुमकिन है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, क्योंकि आप शरिया लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे शामिल कर सकते हैं? या फिर बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इराक़ चले जाएँ, ईरान चले जाएँ, इन तमाम ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं हो रही, ओलिगार्की प्रैक्टिस हो रही है। क्योंकि ट्रू डेमोक्रेसी मुमकिन नहीं है इसके साथ। इसके लिए ज़रूरी है कि सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट और डेमोक्रेसी का बेसिक पिलर है कि स्टेट और चर्च या स्टेट या मॉस्क एक दूसरे के साथ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जोड़ सकते, वो अलग रहेंगे। हाँ, चर्च का मतलब ये है कि आप चर्च प्रैक्टिस कीजिए, मस्जिद प्रैक्टिस कीजिए, नमाज इबादत प्रैक्टिस कीजिए, बट किसी के मामले में बोलिए नहीं। सबको बराबर के हुकूक है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, अहमदी, कोई भी हो, सब के सब पूरा हक है उन्हें कि वो अपनी इबादत करें और अपने लिहाज से ज़िंदगी गुजारें। कोई किसी के मामले में बोलेगा नहीं। ये डेमोक्रेसी का बुनियादी उसूल है। डॉक्टर साहब, ये तो फिर बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तो क्या हम इस पूरी जमहूरी अमल और जमहूरियत को ही रद्द कर दें? पाकिस्तान में तो बड़े पढ़े लिखे लोग भी डिक्टेटरशिप यानी अमरीत के हक़ में है और इनके बारे में लिखती भी है और इसके लिए लॉबी भी करते हैं। आपके ख़्याल में इस पूरी सूरत हाल का फिर कोई अल्टरनेटिव है? जी शहजाद, बिल्कुल तशवीशनाक बात तो है। मेरा ख़्याल है कि एक बार फिर 399
BC में जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि सुकरात ने क्या कहा था इस मसले को। अच्छा, सुकरात के ख़िलाफ़ जो ज्यूरी डेवलप हुई थी, आपको याद होगा जब उनको मारा गया था, तो उनमें 280 ज्यूरी मेंबर्स जो थे वो उनके ख़िलाफ़ थे और 220 ज्यूरी मेंबर उनके फेवर में थे और उस वोट डिफरेंस की वजह से उनको सज़ाए मौत हुई थी और उनको हेमलॉक पीना पड़ा था। अच्छा, उन पे इल्ज़ाम ये था कि वो मज़हब के ख़िलाफ़ बात करते हैं और वो अपने नौजवानों को, अपने दौर के नौजवानों को बिगाड़ने का सबब बन रहा है। ये सारा ज़िक्र जो है ये हमें बाद में प्लेटो की किताब में मिला, जो उन्होंने लिखी थी एपोलॉजी ऑफ सुकरात। अच्छा, प्लेटो जो थे वो तो ख़ैर बहुत नाराज़ हो गए थे इस बात के बाद, उन्होंने एथेंस छोड़ दिया था 12 साल के लिए और फिर वापस आए, फिर एकेडमी बनाई, फिर उन्होंने रिपब्लिक लिखी और उन्होंने अपने सुकरात और अपने डायलॉग लिखे। मगर प्लेटो ख़िलाफ़ ज़रूर थे, मगर सुकरात ख़िलाफ़ नहीं थे डेमोक्रेसी के, क्योंकि वो समझते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, लीडर पर क्रिटिसिज्म और जो कुछ भी ये जो ह्यूमन राइट्स हैं और ह्यूमन रिस्पेक्ट जो है, चेक एंड बैलेंस है, चेक ऑफ पावर है, ये सब सिर्फ डेमोक्रेसी में ही मुमकिन है। तो सुकरात फेवर में थे, प्लेटो इसके सख्त खिलाफ थे। प्लेटो ने डेमोक्रेसी के ऊपर खासी तनकीद की रिपब्लिक में। उन्होंने कहा कि साहब, डेमोक्रेसी अगर अनस्टेबल हो जाए किसी मुल्क में तो उसके बाद फिर वहाँ पर जो है वो एक टायरनी डेवलप हो जाती है। अब ये कि जहाँ तक अच्छा, सुकरात का कहना था कि लोगों का रैशनलिस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो रैशनैलिटी के कायल थे। तो वो समझते थे कि वही लोग वोट दें जो रैशनल हों, जो पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज़ कर सकें और जो समझ सकें कि वो उनके पास एनफ आर्गूमेंट्स हों वोटिंग सिस्टम में शामिल होने के लिए। अच्छा, अगर हम उस लिहाज से देखें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल सिस्टम की भी और डेमोक्रेसी की, तो हमें अंदाज़ा तो हो रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, क्योंकि हर मुल्क की इक़्तिसादियात मुख्तलिफ है, हर मुल्क के सियासी मामलात, समाजियात, वहाँ की तालीम, वहाँ के लोगों की एक जज्बाती शक्ल मुख्तलिफ है, वहाँ की नफ्सियात मुख्तलिफ है, वहाँ की मजहबी शक्ल मुख्तलिफ है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि एक शख्सियत परस्ती आपको बाज़ ममालिक में बहुत नज़र आती है, बाज़ जगह लीगल इलीगल मसाइल नज़र आते हैं, तो एक पेचीदा शक्ल है। तो चांसेस हैं कि डेमोक्रेसी जो किसी माफिया के हाथ लग जाए या डेमोक्रेसी का यूटिलाइजेशन इस शक्ल में हो, जैसे कि पाकिस्तान में भी होता है, और उसकी आड़ में एक बहुत ही टायरेनिकल किस्म की गवर्नमेंट डेवलप हो जाए, बहुत ही क्रूएल हो और बहुत ही ऑपरेसिव हो और खूब ही खून का लोगों का खून चूसे। अच्छा, जहाँ तक ऑल्टरनेटिव की बात है, तो हमें एक कॉन्सेप्ट एपिस्टोक्रेसी का हमको मिलता है, नया कॉन्सेप्ट। जैसन ब्रेनन किताब आई थी, ये अपने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, 2016 में किताब आई थी अगेंस्ट डेमोक्रेसी के नाम से। उसमें उन्होंने यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वोटर्स जो हैं, खुसूसन वोटर्स जो है, उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि आया कि वो पॉलिटिकल सिस्टम से कितना अवेयर हैं, आया कि वो अपनी सोसाइटी से कितना अवेयर हैं। सिर्फ वही वोटर्स हैं जो रैशनलिस्ट हों, जो जो जिनके पास दलाइल हों, वही वोट देने के लायक हैं। सब लोग वोट देने के लायक नहीं। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी आर्गूमेंट्स और बहुत ही बहस है, लेकिन शायद ये वजह कि ये मौजूद जो है बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हो सका, मगर लोग काम कर रहे हैं। मतलब दे डिडंट टेक इट लाइक ए लास्ट वर्ड के साथ वो बस शेर हो गया है कि साहब जमहूरियत क्या है, जिसमें लोगों के सर गिना करते हैं, तोला नहीं करते वगैरह वगैरह। ये तोलने वाली ही बात हुई थी कि लोगों को तोला जाए कि वाकई वो कितने पढ़े लिखे और कितने समझदार हैं, कितने उनके पास आर्गूमेंट्स हैं और कितने वो पॉलिटिकल सिस्टम से, अपने सिस्टम से वाकिफ़ हैं, तभी वो वोट दें। हर आदमी वोट ना दे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो उन्होंने एक कॉम्पिटेंस प्रिंसिपल के नाम से एक आर्गूमेंट डेवलप किया था, जो वोटर्स के हवाले से, और जिसके अंदर तय किया जाए कि वोट देने के लायक है। बिल्कुल ऐसे ही आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिंगापुर में मिलता है, जहाँ पर टेक्नोक्रेसी के नाम से आई बात कि साहब टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो रूलिंग पार्टी में शामिल हों और वो हुकूमत करें, जैसे सिंगापुर में हुआ, एक कामयाब तजुर्बा हुआ। तो इस किस्म के नए तजुर्बात ज़रूरी हैं, और मेरा ख्याल है कि यही बेहतर तरीक़ा है। जो ओलिगार्की पाकिस्तान में डेवलप हुई है वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो बिल्कुल ही फेक है। तो ये बात तो मेरा ख्याल है कि यूं ही बनती है। बहुत शुक्रिया सर। सर, आपने डेमोक्रेसी और सूडो डेमोक्रेसी पर बड़ी तफसील से बात की। दोस्तों, आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है तो आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब से पूछेंगे और इसी प्रोग्राम यानी मेरे 5 सवालात डॉक्टर बुलंद इकबाल से इसमें रखेंगे। आपके सवालात के आपके जवाबात भी मिलेंगे और इसी तरह आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर सकेंगे।